दोस्तों, आज की खबर किसी बयान से नहीं, किसी धमकी से नहीं, बल्कि एक ऐसे हाथ मिलाने से शुरू होती है जिसकी गूंज दिल्ली से लेकर के ब्रसेल्स तक नहीं, बल्कि अंकारा की गलियों तक सुनाई दे रही है। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच जैसे ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर आखिरी मुहर लगी है, दुनिया के कई पावर सेंटर्स में सन्नाटा छा चुका है। दिल्ली में से ऐतिहासिक जीत कहा गया है, ब्रसेल्स में से भविष्य की नींव बताया गया है, लेकिन उसी पल तुर्की में टीवी स्टूडियो गर्म हो गए। अचानक खबरों की हेडलाइंस चीखने लगी और सोशल मीडिया पर गुस्से का सैलाब फूट उठा। वजह साफ है कि एक ट्रेड डील की पूरी जियोपॉलिटिक्स तस्वीर को बदल रख दिया है। अब यह सिर्फ भारत और यूरोप की दोस्ती ही नहीं रही, यह उन देशों के लिए एक बड़ी खतरे की घंटी बन चुकी है जो अब तक यूरोप की सप्लाई चेन पर राज करते आ रहे थे। यह कोई साधारण समझौता नहीं, इसे दुनिया मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स कह रही है। और ऐसा कहने की वजह भी साफ है। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऐसा दरवाजा खोलता है जिससे दोनों तरफ का व्यापार अगले एक दशक में नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। आंकड़े खुद कहानी कहते हैं। 2032 तक यूरोपियन यूनियन का भारत में एक्सपोर्ट लगभग दोगुना होने का अनुमान बताया गया है। वहीं दूसरी तरफ यूरोप ने भारत से आने वाले सामान पर टैक्स लगभग खत्म करने का फैसला सुना दिया है। 3.8% से सीधा 0.1%, मतलब ड्यूटी फ्री। यह वही पल है जिसे तुर्की की बेचैनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि तुर्की की समस्या भारत से नहीं, यूरोप से किए गए अपने एक पुराने बड़े समझौते से है। साल 1996 तुर्की और यूरोपियन यूनियन के बीच कस्टम यूनियन एग्रीमेंट साइन हुआ था। उस वक्त तुर्की को लगा था कि उसने गोल्डन टिकट पकड़ लिया है, यूरोप की सप्लाई चेन का हिस्सा बनना, बिना टैरिफ के यूरोप तक पहुंच और खुद को एक इंडस्ट्रियल पावर के रूप में स्टैब्लिश करना। लेकिन उसकी समझौता एक ऐसा छुपा हुआ जाल निकला जिसकी कीमत आज तुर्की चुका रहा है। इस एग्रीमेंट के तहत जब भी यूरोपियन यूनियन किसी तीसरे देश के साथ एफटीए यानी कि फ्री ट्रेड डील करता है, तो उसे उस देश का सामान यूरोप के रास्ते बिना किसी कस्टम ड्यूटी के तुर्की में दाखिल हो सकता है। लेकिन बदले में तुर्की उस देश के बाजार में वही छूट नहीं पाता है। अब यही जाल भारत के साथ भी तुर्की का फंस चुका है। इंडिया ईयू एफटीए के बाद भारतीय सामान यूरोप के किसी भी देश के रास्ते लगभग ड्यूटी फ्री होकर के तुर्की पहुंच सकता है, लेकिन तुर्की का सामान भारत में उसी तरह की छूट के साथ इंटर नहीं हो सकता। यानी खेल पूरी तरह एक तरफा हो चुका है। भारत फायदे में है, यूरोप फायदे में है और तुर्की घाटे में। यही वजह है कि आज अंकारा में इस डील को लेकर के सबसे ज्यादा घबराहट बन पड़ी है। तुर्की का मीडिया इस वक्त गुस्से से लाल होकर के भारत के खिलाफ अनाप शनाप बड़बड़ा रहा है। बड़े बड़े अखबार, बड़े बड़े पोर्टल्स सभी एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर तुर्की जो है वो यूरोप को इस तरीके से अकेले साथ पा करके भी अकेला हो चुका है। मिलियत, हुर्रियत और दूसरे प्रतिष्ठित अखबार साफ लिख रहे हैं कि यह समझौता तुर्की के विदेश व्यापार को और जटिल बना रहा है। उनके मुताबिक भारतीय प्रोडक्ट्स की आसान एंट्री तुर्की के औद्योगिक उत्पादन पर सीधा दबाव डालेगी और डर की वजह भी छोटी नहीं है। भारत की ताकत सिर्फ सस्ती लेबर नहीं, भारत की ताकत है स्किल, विशाल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, तेजी से बढ़ता भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर और एक ऐसी सरकार जो एक्सपोर्ट को रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही हो। तुर्की को डर है कि टेक्सटाइल, स्टील और ऑटोमोटिव सेक्टर्स जैसे भारतीय कंपनियां उसकी सीधी टक्कर न बन जाएं। अब तक तुर्की को यूरोप की सप्लाई चेन का भरोसेमंद खिलाड़ी माना जा रहा था, लेकिन अब वही सप्लाई चेन भारत की तरफ झुकती हुई नजर आ रही है और इसके आर्थिक झटके पर राजनीतिक तनाव ने जले पर नमक छिड़कने का काम किया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाक को तुर्की के खुले समर्थन ने पहले ही भारत और तुर्की के रिश्तों में दरार डाल दी थी। ऐसे में जब भारत को यूरोप के साथ इतनी बड़ी ट्रेड जीत मिल रही है, तुर्की इसे सिर्फ एक आर्थिक झटका नहीं बल्कि अपनी रणनीतिक हार के तौर पर देख रहा है। यह मामला अब सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है, यह असर दबदबे और बदलते वैश्विक पावर बैलेंस की लड़ाई बन चुका है। तुर्की की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि उसके पास इस वक्त भारत के साथ अलग से कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने का कोई आसान रास्ता नहीं है।
भारतीय कंपनियां यूरोप के रास्ते तुर्की के बाजार तक पहुंच बना सकती हैं, लेकिन तुर्की भारत के बाजार में उस तरह घुस नहीं सकता है। नियम ऐसे बन चुके हैं कि खेल पूरी तरीके से तुर्की के खिलाफ जा चुका है। इसी वजह से तुर्की के भीतर अब यूरोपियन यूनियन के साथ किए गए पुराने कस्टम यूनियन समझौते को अपडेट करने की मांग तेज हो चुकी है। तुर्की की बिजनेस कम्युनिटी खुल करके कह रही है कि मौजूदा व्यवस्था साफ तौर पर आसमान है। यूरोप अपने ट्रेड नियम बदलता है, नए समझौते करता है, लेकिन तुर्की को ना तो सलाह में शामिल किया जाता है और ना ही फैसले की मेज पर तुर्की को पूछा तक जाता है। इसके बावजूद उसे यूरोप के नए नियम अपनाने पड़ रहे हैं। नतीजा यह होता है कि तुर्की के ट्रकों पर कोटा लगता है, व्यापारियों को वीजा की दिक्कत होती है, लॉजिस्टिक लागत बढ़ती है और आखिरकार तुर्की के प्रोडक्ट्स अपनी प्रतिस्पर्धात्मक ताकत को खोते जाते हैं। और इसी बीच भारत यूरोप ट्रेड डील भारत के लिए एक बड़ी आर्थिक जीत बनकर के उभर चुकी है। यह डील सिर्फ आज का फायदा नहीं है, यह आने वाले दशकों की तैयारी है। यूरोप ने भारत को तकनीकी मदद देने का वादा किया है ताकि भारतीय कंपनियां अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम कर सकें। मतलब साफ है, ग्रीन स्टील, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग और फ्यूचर इंडस्ट्री में भारत को सीधा सपोर्ट। यही वो बिंदु है जहां तुर्की सबसे ज्यादा डर चुका है, क्योंकि अगर भारत इस रेस में आगे निकल जाता है तो यूरोप की सप्लाई चेन में तुर्की की जगह बहुत ज्यादा संकट और खतरे में पड़ चुकी है। यह सिर्फ तुर्की की कहानी नहीं है, इस डील की गूंज 7 समुंदर पार अमेरिका तक भी पहुंच चुकी है। वाशिंगटन में साफ बेचैनी दिख रही है। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेट ने इस समझौते को अमेरिका के खिलाफ निराशाजनक कदम बताया है, खासतौर पर स्टील सेक्टर में। मतलब एक तीर से कई निशाने। भारत ने बिना शोर शराबे के, बिना किसी खुले टकराव के अपनी स्थिति मजबूत कर ली। लेकिन इस पूरी कहानी के सबसे दर्दनाक पहलू तुर्की के छोटे व्यापारी हैं। बोलू, बरसा और डेनिजली जैसे शहरों में टेक्सटाइल्स और लेदर के छोटे उद्योग डर के साए में जी रहे हैं। उनके पास ना तो बड़ी कंपनियों जैसा पैसा है और ना ही लॉबिंग की ताकत। यूरोपीय खरीदार अब फोन करके ये पूछ रहे हैं कि क्या भारत से सस्ता माल मिल सकता है। कुछ कॉन्ट्रैक्ट पहले ही भारत के हाथ से निकल चुके हैं, क्योंकि ड्यूटी खत्म होने से भारतीय सामान 10 से 15% सस्ता पड़ रहा है। ये व्यापारी अपने सरकारी से मदद मांग रहे हैं, लेकिन पुराना कस्टम यूनियन समझौता सरकार के हाथ बांध दे रहा है। यही वजह है कि आज तुर्की का मीडिया बौखलाया हुआ है। हर दिन नए आर्टिकल, नई चेतावनी और नए डर सामने आ रहे हैं। सवाल इतना है कि क्या तुर्की यूरोपियन यूनियन पर दबाव बना पाएगा या फिर भारत चुपचाप यूरोप की सप्लाई चेन में अपनी जगह को और मजबूत करता चला जाएगा। फिलहाल तस्वीर साफ है, भारत आगे बढ़ चुका है और तुर्की पीछे छूटने के डर से इस वक्त जूझता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। अब स्थिति ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां साफ हो जाता है कि इंडिया ईयू फ्री ट्रेड डील सिर्फ एक आर्थिक समझौता नहीं, बल्कि यह आने वाले दशकों की वैश्विक ताकत का नक्शा दोबारा खींचने जा रहा है। तुर्की की घबराहट, अमेरिका की नाराजगी और यूरोप की खामोशी, ये तीनों मिलकर के इस डील को और ज्यादा खतरनाक और डरावना बना रहे हैं। क्योंकि जब बड़े खिलाड़ी बिना शोर किए चुपचाप पोजीशन ले रहे हों तो समझ लीजिए गेम बहुत लंबा खींचने वाला है। अब जरा उस पॉइंट को समझिए जहां तुर्की को सबसे ज्यादा चोट लगी हुई है। तुर्की की पूरी इकोनॉमी का ढांचा यूरोप से जुड़ा हुआ है। उसके 41% एक्सपोर्ट यूरोपीय यूनियन को जाते हैं और 32% जो इंपोर्ट है वो भी यूरोपियन यूनियन से ही आता है। मतलब यूरोप तुर्की के लिए सिर्फ ट्रेड पार्टनर नहीं बल्कि लाइफलाइन है। लेकिन विडंबना इस बात की है कि जिस यूरोप से तुर्की की सांसें जुड़ी हुई हैं, वही यूरोप फैसले लेते वक्त तुर्की को कमरे से बाहर खड़ा कर देता है। और इंडिया, ईयू, एफटीए ने एक सच्चाई को पूरी तरीके से दुनिया के सामने नंगा कर दिया है। इस डील के बाद यूरोप के लिए भारत एक ऐसा विकल्प बनकर के उभरा है जो तुर्की से ज्यादा बड़ा, ज्यादा सस्ता और ज्यादा स्थिर दिखाई दे रहा है। यूरोप को अब सिर्फ मिडिल मैन नहीं चाहिए, उसे सीधे उस देश की सप्लाई चेन चाहिए जिसके स्केल पर उसे बेहतर डिलीवर किया सके। भारत ठीक वही करता है। यही वजह है कि यूरोप के बड़े इंडस्ट्रियल हब्स में अब बातचीत बदल चुकी है। पहले सवाल होता था कि तुर्की से कितना माल आएगा, अब सवाल यह है कि भारत कितनी जल्दी सप्लाई शुरू कर सकता है। तुर्की के पॉलिसी मेकर्स इस बात को बहुत करीब से देख रहे हैं। अंकारा में बैठी आर्थिक रणनीति टीमों को इस बात का डर सता रहा है कि अगर यूरोप की सप्लाई चेन में भारत गहराई तक घुस गया तो तुर्की सिर्फ एक ट्रांजिट इकोनॉमी बनकर के रह जाएगा। यही वजह है कि तुर्की के अंदर अब एक पुरानी बहस दोबारा जिंदा हो चुकी है। क्या 1996 का कस्टम यूनियन समझौता तुर्की के लिए वरदान था या उसकी उस समय की सबसे बड़ी गलती जो इस वक्त वर्तमान में उसके लिए अभिशाप बन चुका है? इस समझौते ने
तुर्की को यूरोप से जोड़ा जरूर, लेकिन उसे बराबरी का हक कभी नहीं दिया। यूरोप नए एफटीए करता रहा, नए पार्टनर जोड़ता रहा, लेकिन तुर्की को सिर्फ फॉलो करने के लिए मजबूर किया गया। आज भारत उसी रास्ते से तुर्की के बाजार में भी दाखिल हो चुका है और तुर्की हाथ मलता रह गया। यही वजह है कि अब तुर्की के बिजनेस लीडर्स खुल करके साफ कह रहे हैं कि यह व्यवस्था कस्टम असमानता नहीं बल्कि आर्थिक गुलामी है। अब जरा राजनीतिक एंगल पर आइए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की का पाक के पक्ष में खड़ा होना भारत से किसी से छिपा नहीं था। उस वक्त भारत ने कोई बड़ा शोर नहीं मचाया, कोई धमकी नहीं दी, लेकिन कूटनीति में चुप्पी अक्सर सबसे बड़े संदेश होती है। इंडिया EU FTA उसी चुप्पी का नतीजा कहा जा रहा है। भारत ने ना तो तुर्की को टारगेट किया, ना ही उसका नाम लिया, लेकिन ऐसा कदम उठा लिया जिससे तुर्की खुद ब खुद बैकफुट पर चला गया है। यही बात तुर्की के मीडिया को सबसे ज्यादा चुभ रही है। सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट लिखे जा रहे हैं कि भारत ने बिना किसी टकराव के बाजी मारते हुए उन्हें गर्त पे ढकेल दिया है। एक यूजर्स ने यह लिखा कि यह वही चाल है जिसमें बिना तलवार उठाए जंग जीत ली जाती है और यही कूटनीतिक परिपक्वता भारत को बाकी देशों से अलग करती है। यूरोप ने यह भी देखा, एक ऐसा पार्टनर जो राजनीतिक रूप से स्थिर है, सैन्य रूप से मजबूत है और आर्थिक रूप से भूखा है। अब अमेरिका की बेचैनी को नजरअंदाज कैसे किया सकता है? वाशिंगटन को यह डील इसलिए खटक रही है क्योंकि इससे यूरोप की निर्भरता अमेरिका पर कम हो सकती है, खास पर स्टील और ग्रीन टेक्नोलॉजी सेक्टर में। अमेरिका को डर है कि अगर भारत और यूरोप मिलकर के ग्रीन स्टील और लो कार्बन इंडस्ट्री में बढ़त बना ली तो अमेरिका कंपनियां इस रेस में पीछे छूट जाएंगी। इसी वजह से अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी ने इस डील को अमेरिका के लिए निराशाजनक बताया है, लेकिन भारत के लिए यह डील एक छुपा हुआ मास्टर स्ट्रोक है। यूरोप ने भले ही कार्बन टैक्स में कोई छूट ना दी हो, लेकिन तकनीकी मदद का वादा करके भारत को भविष्य की इंडस्ट्री में एंट्री दिला दी है। मतलब आज भले ही चुनौतियां हों, लेकिन कल का गेम भारत के हाथ में पहुंच चुका है। यही वजह है कि जहां तुर्की सबसे ज्यादा डर रहा है, क्योंकि तुर्की के पास ना तो वह स्किल है और ना ही वह तकनीकी सपोर्ट। तुर्की के इंडस्ट्रियल शहरों में माहौल भारी बन चुका है। बरसा, इजमिर, कोन्या और डेनिजली जैसे शहरों में फैक्ट्रियों के बाहर चर्चा हो रही है और अगले 2 से 3 साल में क्या होगा इस बात के सवाल दागे जा रहे हैं। टेक्सटाइल सेक्टर सबसे ज्यादा इस वक्त टेंशन में है। यूरोप के खरीदार अब साफ कह रहे हैं कि अगर भारत से सस्ता और टिकाऊ माल मिलता है तो ऑर्डर भारत से ही किए जाएंगे, ऑर्डर वहीं से आएंगे जहां से उन्हें फायदा अधिक होगा। यही वजह है कि छोटे तुर्की एक्सपोर्टर्स ने पहले ही अपने प्रोडक्शन प्लान स्टॉप कर दिए हैं, उसी जगह पर ठप कर दिए हैं। यहां तुर्की की सरकार की मजबूरी भी साफ सामने आ रही है। वह चाहकर भी भारत पर कोई टैरिफ नहीं जड़ सकती, क्योंकि कस्टम यूनियन समझौता उसे बांध देता है। यूरोप के नियम अपनाने पड़ते हैं, लेकिन फैसले में आवाज नहीं मिलती है। यही कारण है कि तुर्की के भीतर अब सवाल जोर पकड़ रहा है कि क्या यूरोप के साथ बने रहना सही है या फिर नए विकल्प तलाशने की जरूरत बन चुकी है। इस बीच भारत चुपचाप अपनी पोजीशन मजबूत कर रहा है। भारतीय कंपनियां अब यूरोप को सिर्फ बाजार नहीं बल्कि लॉन्च पैड की तरह देख रही हैं। यूरोप के रास्ते तुर्की, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट तक पहुंच बनाने की रणनीति तैयार हो चुकी है। यही वजह है कि तुर्की के लिए यह डील सिर्फ आज एक समस्या नहीं बल्कि भविष्य का खतरा बन चुकी है। तुर्की का मीडिया अब इस डील को चेतावनी के रूप में पेश कर रहा है। मिलियत ने साफ लिखा है कि अगर कस्टम यूनियन को अपडेट नहीं किया गया तो तुर्की यूरोप की सप्लाई चेन से बाहर हो जाएगा। तुर्की एक्सपोर्टर्स असेंबली के प्रमुख ने भी कहा कि भारत की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता के सामने तुर्की के कई सेक्टर टिक नहीं पाएंगे, खासकर केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटो सेक्टर। और यही जगह है जहां कहानी और भी ज्यादा खतरनाक मोड़ ले चुकी है, क्योंकि अगर तुर्की पीछे हटता है तो उसे खाली जगह को कोई और नहीं बल्कि भारत भरेगा। यूरोप को सप्लायर चाहिए, राजनीति नहीं। और भारत इस वक्त वही ऑफर कर रहा है जो यूरोप को चाहिए: स्थिरता, स्केल, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और बेहतर विश्वास। दोस्तों इस वक्त लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, यह सिर्फ शुरुआत है। तुर्की दबाव बनाएगा, यूरोप सोचेगा, अमेरिका नाराज रहेगा, लेकिन भारत आगे बढ़ता रहेगा। अगला सवाल यह है कि क्या तुर्की इस खेल में खुद को दोबारा रिपोजिशन कर पाएगा या फिर डील उसके लिए इतिहास की सबसे बड़ी चेतावनी बन करके रह जाएगी। अब तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो रही है कि इंडिया EU फ्री ट्रेड डील कोई अकेला फैसला नहीं बल्कि एक बहुत बड़े लेवल का ग्लोबल शतरंज की वो चाल है जिसे कई पुराने मोहरे एक साथ हिला दिए हैं। तुर्की की बेचैनी, अमेरिका की नाराजगी, यूरोप की चालाक चुप्पी
और भारत की शांत आक्रामकता, ये चारों मिलकर के एक ऐसे नए पावर बैलेंस की कहानी लिख रहे हैं जिसमें पुराने समीकरण टूट रहे हैं और नए बनते जा रहे हैं। सबसे पहले तुर्की की हालत को अंतिम रूप से समझिए। तुर्की आज जिस संकट से गुजर रहा है वह सिर्फ व्यापार घाटे का नहीं बल्कि पहचान के संकट का है। दशकों से तुर्की खुद को यूरोप का अनौपचारिक हिस्सा मानता आया है, ना पूरी तरह यूरोप में ना ही पूरी तरह यूरोप से बाहर। यही दोराहा आज उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है। इंडिया ईयू ट्रेड डील ने साफ कर दिया है कि यूरोप अब भावनाओं या पुराने रिश्तों से नहीं बल्कि शुद्ध फायदे की भाषा में फैसले ले रहा है। तुर्की की समस्या यह है कि वह ना तो यूरोपियन यूनियन का मेंबर है और ना ही उसके पास भारत जैसी मोलभाव करने की ताकत। उसके पास आबादी है लेकिन भारत जैसी स्केल नहीं। उसके पास इंडस्ट्री जरूर है लेकिन भारत जैसी ग्रोथ रफ्तार नहीं। उसके पास लोकेशन है लेकिन भारत जैसी स्ट्रेटजिक वेट नहीं। और यही वजह है कि यूरोप के लिए तुर्की अब अनिवार्य नहीं रहा। तुर्की के भीतर यह डर अब खुलकर सामने आ चुका है कि अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो अगले 5 से 7 सालों में यूरोप के सप्लाई चेन से तुर्की धीरे धीरे करके बाहर हो जाएगा। पहले टेक्सटाइल, फिर स्टील, फिर ऑटो पार्ट्स, आखिर में हैवी इंडस्ट्री। या कोई अंदेशा नहीं, या बिजनेस मीटिंग खोल करके बोली जा रही हैं, या कोई और नहीं, यह खुद तुर्की के अंदर बातचीतें चल रही हैं। यूरोपीय खरीदार अब तुर्की को सिर्फ एक ऑप्शन के रूप में रख रहे हैं, यानी कि उनका प्राइमरी सोर्स इंडिया बनता नजर आ रहा है। प्राथमिक तौर पर नहीं है अब तुर्की का पूरा हिसाब। यहां अब चीन का एंगल भी बहुत अहम हो जा रहा है। यूरोप चीन पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है। कोविड और जियोपॉलिटिक्स ने सबक सिखा दिया है कि एक देश पर ज्यादा निर्भरता बेहद घातक हो सकती है, लेकिन चीन की जगह कोई एक देश नहीं ले सकता है। यूरोप को विकल्प चाहिए और भारत उस खाली जगह में सबसे बेहतर फिट बैठता है। यही वजह है कि यूरोप ने भारत को सिर्फ बाजार नहीं बल्कि रणनीतिक साझेदार के रूप में चुना है। तुर्की इस रेस में इसलिए पिछड़ रहा है क्योंकि वह चीन का विकल्प नहीं बन सकता। उसकी क्षमता सीमित है, उसकी ऊर्जा लागत ज्यादा है, उसकी राजनीतिक अनिश्चितता निवेशकों को डरा देती है और सबसे बड़ी बात, उसके पास भारत जैसी युवा और विशाल वर्क फोर्सेस काम करने वाली क्षमता और एक ऐसी डेडिकेटेड आर्मी नहीं है जो भारतीय युवाओं की तरह है। यही वजह है कि यूरोप की नजर भारत पर टिकी है, तुर्की पर नहीं। अब ब्रिक्स का एंगल देखिए। भारत ब्रिक्स का हिस्सा है, लेकिन यह डील दिखाती है कि भारत सिर्फ एक ब्लॉक में बंद कर खेलने वाला देश नहीं है। वह जहां फायदा देखता है वहां साझेदारी करता है। यूरोप के साथ यह डील अमेरिका को यह संकेत देती है कि भारत अब किसी एक खेमे नहीं, जूनियर पार्टनर नहीं, वह अपनी नियम खुद तय कर रहा है। यही बात वाशिंगटन को इस वक्त सबसे ज्यादा चुभ रही है। अमेरिका को इस बात का डर है कि अगर भारत और यूरोप ने मिलकर के टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी और मैन्युफैक्चरिंग में तालमेल बिठाया तो ग्लोबल सप्लाई चेन में अमेरिका की पकड़ ढीली हो जाएगी। खासतौर पर तब जब भारत भविष्य की इंडस्ट्री में छलांग लगाने की तैयारी कर चुका है। ग्रीन स्टील, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, सेमीकंडक्टर सपोर्ट सिस्टम, ये सभी आने वाले 10 सालों की लड़ाइयां हैं और भारत इस खेल में देर से नहीं बल्कि बिल्कुल सही वक्त पर एंट्री ले चुका है। तुर्की के लिए सबसे बड़ा झटका यही है कि वह इस भविष्य के दौड़ में खुद को अकेला पा रहा है। यूरोप उसे भरोसा तो देता है लेकिन अधिकार नहीं दे रहा है। अमेरिका उसे पार्टनर तो कहता है लेकिन निवेश नहीं दे रहा है। चीन उसे इस्तेमाल करता है लेकिन बराबरी के ओहदा दर्जा नहीं दे रहा है। और भारत चुपचाप इन सब के पीछे अपनी जगह बना रहा है। तुर्की के छोटे शहर में इस बदलाव का असर सबसे ज्यादा दिख रहा है। वहां कोई थ्योरी नहीं है या रोजगार का सवाल है। टेक्सटाइल फैक्ट्रियों में ओवरटाइम कम हो रहा है, नए ऑर्डर्स रुकते जा रहे हैं, लेदर और गवर्नमेंट सेक्टर में अनिश्चितता बढ़ती जा रही है। यूरोपीय ब्रांड अब खुले आम कह रहे हैं कि भारत लॉन्ग टर्म में ज्यादा भरोसेमंद, ज्यादा बेहतर गुणवत्ता और ज्यादा सटीक काम कर रहा है। यही सुनकर तुर्की के कारोबारी वर्ग में गुस्सा भी है और इस वक्त लाचारी भी है। तुर्की सरकार अब दोनों तरफ से फंस चुकी है। एक तरफ वह यूरोपियन यूनियन से कस्टम यूनियन अपडेट की गुहार लगा रही है, दूसरी तरफ उसे पता है कि यूरोप बिना अपने फायदे के कुछ भी नहीं उसे देने वाला है। खेती और सेवाओं को समझौते को जोड़ने की मांग सालों से अटकी हुई है। 2026 आ गया है लेकिन यूरोप की तरफ से कोई ठोस जवाब नहीं आया। यह चुप्पी तुर्की के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है। इसी बीच भारत को इस डील से मिलने वाला अनुमानित $50 अरब का फायदा सिर्फ यह नंबर या गिनती नहीं, यह फैसला फैक्ट्रियों में बदलेगा, रोजगार में बदलेगा और राजनीतिक ताकत में बदलेगा।
भारत की सरकार जानती है कि आर्थिक ताकत की असली कूटनीति है। बिना बयान दिए, बिना धमकी दिए, बिना विवाद खड़ा किए भारत ने वो हासिल कर लिया है जो कई देश सिर्फ सपना देखते हैं। और यही बात तुर्की के मीडिया को सबसे ज्यादा इस वक्त डरा रही है। वहां यह बहस तेज हो रही है कि क्या तुर्की ने गलत घोड़े पर दांव लगाया है, क्या यूरोप के साथ अंधी वफादारी उसकी सबसे बड़ी भूल बन रही है, और क्या भारत जैसे देशों ने यह दिखा दिया है कि कैसे बिना शोर के गेम पलटा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो तुर्की ने किया था, भारत ने उसके बदले के लिए कोई कदम नहीं उठाएगा। और क्या वास्तव में इस वक्त यह डील भारत की तरफ से तुर्की के खिलाफ उठाया गया उसी का एक बदले का कदम माना जा सकता है? यानी बिना टकराव के विरोधी को कमजोर करना एक लाइन में मजाक नहीं है, गहरे डर में लिखा जा रहा है। यह सवाल यह नहीं है कि तुर्की नाराज है या नहीं, सवाल यह है कि आगे क्या होने जा रहा है तुर्की के साथ। क्या यूरोप तुर्की पर दबाव बनाकर के कस्टम यूनियन में बदलाव नहीं करेगा, या फिर भारत यूरोप के रास्ते तुर्की के बाजार में अपनी पकड़ और मजबूत करता चला जाएगा? क्या तुर्की अपने उद्योग को बचाने के लिए नई रणनीति बनाएगा, या फिर वह धीरे धीरे इस नई व्यवस्था के सामने खुद को झुकता और कमजोर पाता हुआ दिखाई दे रहा है? फिलहाल सच्चाई यही है कि इंडिया EU फ्री ट्रेड डील ने दुनिया को यह बता दिया है कि भारत अब सिर्फ उभरती अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि नियम बदलने वाला खिलाड़ी बन चुका है। और तुर्की इस नए खेल में खुद को सबसे ज्यादा असहज महसूस कर रहा है। और इस वक्त यह घटना तो बस शुरुआत है। आने वाले महीनों में इसके असर और भी ज्यादा घातक और गहरे दिखने वाले हैं। नए आंकड़े आएंगे, नई बयानबाजी होगी, नए मोर्चे खुलेंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि जिस दिन भारत और यूरोप ने हाथ मिलाया है, उसके दिन के बाद से अंकारा में जो खतरे की घंटी बजी हुई है, वो इस वक्त अंकारा की सड़कों पर साफ देखी जा रही है। अंकारा के सदन से लेकर के तुर्की के इस वक्त पूरी तरीके से सदन और सत्ता दोनों को हिला रही है। इस वक्त भारत को आंखें दिखाने वाला तुर्की अब भारत की तरह ही बनने की और भारत से बेहतर डील की सोच रहा है। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो तुर्की ने किया है, उसके बाद एक बात तो साफ है, भारत किसी भी कीमत पर साफ तौर पर तुर्की को भारत में इंटर तो नहीं करने देगा, लेकिन तुर्की भारत को रोक नहीं पाएगा। और अब ऐसी स्थिति और ऐसी असमंजस बन चुका है तुर्की के लिए, जो तुर्की को चौतरफा घेर भी रहा है, डरा भी रहा है और नए नियम कानूनों के लिए उत्तेजित भी कर रहा है। लेकिन सवाल यही है कि क्या यूरोपियन यूनियन तुर्की के आगे झुक पाएगा? क्या यूरोपियन यूनियन तुर्की को नए ऑप्शंस खोलने का मौका देगा? क्योंकि जिस तरीके से इस वक्त डर का माहौल तुर्की में बना हुआ है, इस बात से एक बात तो साफ है कि यूरोपियन यूनियन को कतई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्योंकि यूरोपियन यूनियन अपने लिए मार्केट और सबसे बेहतर स्थिति भारत में ढूंढ चुका है। उसे पता है कि अगर कल की स्थिति में यूरोपियन यूनियन को तुर्की की तरफ से होने वाली सप्लाई चेन पूरी तरीके से भी रोक दी जाती है, तो इससे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यानी कि इससे यूरोपियन यूनियन की सप्लाई चेन कभी भी बाधित तो नहीं होने वाली है। इस बात का उसे ये पूरा इल्म हो चुका है। और यही वजह है कि इस वक्त तुर्की को पूरी तरीके से संजीदगी में लेने वाला यूरोपियन यूनियन अब उसे इस पूरे सिस्टम से और इस पूरे डील से ही बाहर कर दिया है। बात यह है कि अब तुर्की गेट के बाहर खड़ा होकर के इस वक्त लगातार लिए जा रहे कदमों को देख रहा है कि यूरोपियन यूनियन आखिर कर रहा है तो क्या कर रहा है। और यूरोपियन यूनियन इस वक्त लगातार भारत के साथ जिस तरीके से डील कर रहा है, यह बात सिर्फ तुर्की को नहीं बल्कि अमेरिका तक को खटक चुकी है। ट्रंप ने इसको लेकर के सीधे यूरोपियन यूनियन को चेतावनी तक दी है, लेकिन असल में उस चेतावनी का फर्क यूरोपियन यूनियन पर तो नहीं दिख रहा है। क्योंकि यूरोपियन यूनियन साफ समझ चुका है कि ट्रंप कितना भी कर ले, इंसान वही रहेगा, सिर्फ बातूनी और सिर्फ हवा में डील रद्द करने वाला। और इसलिए इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अब इस पर दुनिया के तमाम देश क्या कह रहे हैं। फर्क पड़ता है तो चीन का रिप्लेसमेंट ढूंढना, जो कि भारत बन रहा है। फर्क पड़ रहा है तो तुर्की का वो रिप्लेसमेंट जो भारत का सामान तुर्की तक तो पहुंचा देगा, लेकिन तुर्की के मार्केट को भारत के लिए नहीं खोल पाएगा। और यही वजह है कि इस वक्त भारत और यूरोपियन यूनियन दोनों बेहतर फायदे की तरफ अपने कदम बढ़ा रहे हैं, लेकिन तुर्की अपने कदमों को कमजोर करता हुआ पीछे हटने को मजबूर है। अपनी इंडस्ट्रीज को किसी भी तरीके से बंद होने से रोक पाने को मजबूर है।
और लगातार सदन में बातचीत कर रहा है, किसी तरीके से स्थिति को संभाला जा सके। आपको क्या लगता है, भारत के अगले कदम तुर्की को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं? क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और हाँ दोस्तों, आप इसको लेकर के क्या कहेंगे वो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों साथियों तक जरूर साझा कीजिएगा, ताकि असल में स्थिति भारत की कैसे अब बदल रही है पूरी दुनिया को पता भी चलना चाहिए। जय हिंद दोस्तों।